हमारे देश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश में पूर्वजों को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। जितने पूर्वज लोग हैं, यानी हमारे दादा परदादा लोग हैं, वो मौसम के हाल देख करके बता सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है और कहाँ होने वाली है, ऐसा उनका अनुमान होता था। आजकल भी बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक लोग हैं, वो फिलहाल तो बता ही देते हैं कि कितने एग्जैक्टली किस टाइम में बारिश होगी। ऐसे कई सारे माहौल की हवा का रुख को पकड़ लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मौसम के अलावे कई चीज़ का रुख को पकड़ लेते हैं। उसमें एक राजनीतिक का रुख काफ़ी चर्चा में रहता है। राजनीतिक को कैसे पकड़ना है, कैसे जानना है, कौन सी पार्टी कब उभरने वाली है, कौन सी पार्टी कब डूबने वाली है, इसका भी एक पूर्वानुमान किया जाता है। और इसके भी एक से एक विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन उन विशेषज्ञों में रामविलास पासवान का नाम सबसे बड़ा आता है। और ख़ास करके अगर बिहार की बात हो तो उसमें वो बहुत बड़े एक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता था। वो जितने भी हैं चीज़ों को पकड़ लेते थे, या देश में किसकी सरकार बनने वाली है पूरी तरह से उनको भांप लेते थे और समझ लेते थे कि आने वाले इलेक्शंस में ये पार्टी आएंगी और आने वाले इलेक्शन में इसकी पार्टी की जीत होगी या हार होगी। उसके हिसाब से अगर आपको पता चल जाए कि बारिश होने वाली है तो आप छाता लेकर तैयार हो जाएंगे। जिन्हें पता ही नहीं हो छाता लेकर तैयार कैसे होंगे। और यही चीज़ें रामविलास पासवान में था। उन्हें पता था तो कब छाता लगाना है, कब छाता नहीं लगाना है, और किस पार्टी में कब जाना है, कब नहीं जाना है, उसको पूरी तरह से भांप लेते थे। इसीलिए वो राजनीतिक विशेषज्ञ कहे जाते थे, राजनीतिक वैज्ञानिक कहे जाते थे। लेकिन बात करते हैं चिराग पासवान को, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और जिस तरह से आरक्षण के मुद्दों पर बात उठाया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लेकर के बात रखते हैं और दलितों को लेकर के बात रखते हैं, और जिस तरह से बीजेपी यानी मोदी के हनुमान भक्त भी कहते हैं और साथ साथ उनके विरोध में बात भी कर देते हैं, और पूरी सहज तरीके से कंफ्यूज हो जाता है लोग कि ये मेरे साथ है कि मेरे खिलाफ है। इन्हें ही नहीं पता चलता है कि मेरे साथ में है कि नहीं, बट वो काम, वो बताना, वो सहज, इसे ही कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक। तो लोग बहुत कहते हैं, इसे भी कहा जाता है राजनीतिक वैज्ञानिक तो कहते हैं, लेकिन इसे मॉडर्न राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। इसे न्यू एरा का वैज्ञानिक कह सकते हैं। आज जिस तरह से देश बदल रहा है, जिस तरह से लोग बदल रहे हैं, जिस तरह के समाज बदल रहे हैं, तो राजनीतिक का भी पूर्वानुमान करने वाला एक मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो सोच, वो समझ और वो गुण अपने पिता के लेगेसी से ही मिला है, पिता के छत्र छाया से उन्हें मिला है। और वही चीज़ें वो अब मॉडर्न तरीके से अपना रहे हैं और चीज़ों को सहज तरीके से रख रहे हैं। और अभी देखिए लेटरल एंट्री को लेकर के बात हुई थी, जिसमें ज़्यादातर उसमें आरक्षण की बात नहीं की गई थी, तब इसके लिए भी मुद्दा उठाए थे। अभी हाल ही में जो चल रहा है, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर के भी मुद्दा उठाया है कि जाति जनगणना हो, ना कि केवल जनसंख्या का गणना हो। उसमें भी चिराग पासवान सुर से सुर मिलाते नजर आए। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी से तो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी बातों को रखना, उनके प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है। लेकिन जिसे मॉडर्न एरा का आप वैज्ञानिक कहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भांप लेते हैं, और मौके पड़ने पर अपनी बातों को सहजता से रखना और उसी में घोल मोल करके पिला देना, यही अंदाज है चिराग पासवान का। सारी बातों को रखते हुए लोग विरोध की नारे लगा रहे हैं और कहते हैं मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, बस उन्हीं की छत्र छाया में मैं काम करना हो। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश हमारा आगे ना बढ़े। वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा विकास हो, और उस विकास में उनका ये हनुमान भक्त कैसे पीछे रह सकता है। उनके साथ कदम में कदम क्यों नहीं मिला पाएगा। अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, सह सकते हैं, गलतियां होती रहती है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, उसको ठीक करना हमारे पीएम का काम है, हमारा पीएम का कर्तव्य है। और इसीलिए वो देश के सबसे शीर्ष चोटी पर है और उसे सब लोगों को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। और मैं तो बस उनका भक्त हूँ, उनका एक सेवक हूँ। बस जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है, मैं वही बातें रख देता हूँ। लोग कंफ्यूज, विपक्ष भी कंफ्यूज होते हैं कि ये मोदी जी के खिलाफ चल रहे हैं या बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं या उनके साथ हैं। इसी को कहते हैं मॉडर्न एरा का
वैज्ञानिक भी बोला जाता है या राजनीतिक विशेषज्ञ भी बोला जाता है, और सबसे बड़े वक्ता है। और इसी वक्ता की वजह से वो अपने झारखंड में भी कदम रख दिए हैं। और झारखंड में कदम रखने के बाद वो कहते हैं झारखंड बिहार में कोई अलग नहीं है। कहते हैं कि जब मेरा जो जन्म हुआ था तो उसमें तो पूरा बिहार था, तो जो यहाँ प्रॉब्लम है वो वहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स तो सेम ही है, प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है? थोड़ी बहुत घटाव बढ़ाव हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो हमारी प्रॉब्लम्स है। इसलिए मेरी ये सरकार, लोजपा की सरकार, इस बार झारखंड में भी अपना परचम लहराएगी, वहाँ पर भी चुनाव लड़ेगी। अब ऐसी ऐसी बातें हो रही है तो कई सारे विवाद आ जाते हैं, इवन बीजेपी में विवाद आ जाता है कि क्या किया जाए, ये अपनी पार्टी खड़ा करने के चक्कर में है, अपना ही वर्चस्व जमाने के, ऐसे कई सारे टिप्पणियाँ चलती रहती है। लेकिन राजनीतिक माहौल में जो आगे चलता है, जिनकी पक्ष विपक्ष में चर्चा होती है, वही आज के डेट में हीरो है। और वो हीरो चिराग पासवान लोगों में दिख रहा है, वो हीरोइक स्टाइल दिख रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी में चिराग पासवान एक प्रवक्ता के रूप में देखा जा रहा था, एक बहुत बड़े झारखंड के प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि वहाँ पर कोई अच्छे प्रवक्ता हैं, वो भी हैं संजय पासवान के बेटे गुरु प्रकाश पासवान, वो भी बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं और वही पासवान हैं, और यहाँ पर ये भी एक पासवान है। तो एक कड़ी चुनौती के रूप में वो उभर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी पार्टी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर लगता है कि बीजेपी की तरफ से थोड़ा खींचातानी हुई तो वो गुरु प्रकाश पासवान को उनके पीछे लगा सकते हैं, क्योंकि आपस में अभी भी जातिवाद के लेकर के लड़ाई चल रही है। और जातिवाद ही दुनिया का सबसे बड़ा कारण है, इससे इंसान या तो आदमी बढ़ जाता है या तो डूब जाता है, दोनों कारण होता है। ऐसा नहीं कि जातिवाद से आप बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जातियाँ इतनी हैं कि हम बढ़े तो कैसे कैसे। तो आप धर्म से बढ़ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई के नाम से भी लोग बढ़ रहे हैं, आप कैसे बढ़ना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की और स्पेशली ऐसे राज्यों की जहाँ पर जातियाँ कितने सारे हैं, मजहब भी कितने सारे हैं, तो आप अगर इस लड़ाई में अगर आप सोचते हैं कि हम आगे निकल जाए, तो आगे निकल के भी कभी कभी हार जाते हैं। आपस में ही लड़ाइयाँ कर लेते हैं लोग, आपस में ही पार्टियाँ लड़ जाते हैं, आपस में ही सारी चीज़ें होती हैं। और इसको काफ़ी समझ रखने वाले हैं चिराग पासवान, और ये समझ शुरू से ही आया है, पहले से ही चल रहा है। पिता की लेगेसी मिली है, पिता के साथ साथ काम करते करते 2019 में ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे थे लोकसभा के लिए, और वहाँ पर भी इलेक्शंस में लड़े और उन्होंने सांसद के रूप में उभरे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2020 का चुनाव आता है बिहार विधानसभा को लेकर करके, तब वो सोचते हैं कि मैं अपनी पार्टी को बिहार में रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन काफ़ी कुछ ट्राई किए, और वो भी नीतीश के खिलाफ अपनी पार्टी को रखना, रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नीतीश का दबदबा अभी भी बिहार में बहुत बड़ी है और 20 सालों से है। तो उन्हें चुनौती देना, आप समझो कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के बराबर है। जैसे चूहा चला घंटी बजाने जो बिल्ली के गले में है, तो ये मुश्किल काम है। तो शायद ये घंटी बजाने का काम कर दिए, अपनी पार्टी को रखें। लेकिन उस समय केवल 1 सीट ही उन्हें मिला, और वो भी वोट 5% से 6% के बीच मिला, यानी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म। अब भाई जिसके खिलाफ आप खड़ा होते हैं, जिसके तंग करते हैं, तो आपको छोड़ेंगे नहीं। वो भी नीतीश कुमार है, 20 सालों से दबदबा है। तो कहीं ना कहीं ये रिवलरी था, या नीतीश कुमार में आक्रोश था, या लगता था कि अच्छा इसे सही समय पे सही सबक सिखाएंगे। लेकिन सब चीज़ें चल रही थी। 2020 में अचानक से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के निधन हो जाता है, और वहाँ पर से सारी चीज़ें चरमरा जाती है। आफाताफी में देख करके, समझ करके, लोगों का विचार देख करके, अपने पार्टियों को आपस में प्रवक्ताओं को देख कर करके लोग उन्हें अध्यक्ष पर नियुक्त कर देते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है। उनके जो चाचा पशुपतिनाथ पारस जी हैं, किसी न किसी तरह से उन्हें वह बेदखल कर देते हैं, उस पद से उन्हें हटा देते हैं और पद को अपने ऊपर ले लेते हैं। और उसमें बीजेपी का काफ़ी योगदान रहता है उधर, क्योंकि उधर बीजेपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस था नहीं, और यह मिल जाते हैं उनके चाचा, और कहीं ना कहीं वो मंत्रालय अपने आप में छीन लेते हैं और चिराग को बेदखल करके अकेला छोड़ देते हैं। अब यही कहता है कि मौसम वैज्ञानिक जो कहते हैं ना, और राजनीति के मौसम विज्ञाता यहीं पर समझ रखते हैं कि बारिश कब होने वाली। कई बार सुखाड़ आता है
तो वैज्ञानिक होते वो समझ जाते हैं कि अब या इस समय बारिश होने वाली है या इस साल बारिश होगी। अगर इस तरह का समझ अगर हो जाए तो इंतज़ार बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप खुदाई करने लगे। अगर खुदाई करने लगे बारिश होगी नहीं, फसल सूख जाएगी और फिर आपको बहुत बड़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। शायद ये वैज्ञानिक ने ये चीज़ें को समझ रखा था कि आने वाला टाइम इलेक्शन का होने वाला है और वो काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 का इलेक्शंस जो लोकसभा के लिए है और 2025 का भी इलेक्शंस, वो भी एक बिहार विधानसभा के लिए जो राज्यसभा के लिए है। दोनों काफ़ी नज़दीक है, यानी 4 साल के इंतजार में 2020 में उनसे सब कुछ छीना गया। यही 4 साल बाद इलेक्शंस है और 5वें साल बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। अब देखना है कि बारिश कब होना है। अब हमें क्या करना है, हमें पूरे ज़मीन को क्या करना, उर्वरक बनाना है, उसे कोड़ के रखना है कि जब मौसम अपना रुख बदले तो हम बीज डालें और फसल लहलहा जाए। शायद इसी के इंतज़ार में है, इसी के फिराक में है। उसी समय से अपने आप को बीजेपी में ना होते हुए भी, क्योंकि अध्यक्ष पद सब छीन गया था और ऐसा कहा जाता है कि अध्यक्ष पद छीनाने का जो काम था, उनके छीनने का काम था, वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है। क्लियर आप लोग भी कमेंट से बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि नीतीश का ही हाथ रहा है। नीतीश के खिलाफ जिस तरह से वो खड़ा हुए थे तो चाहते थे कि इसे हटा दिया जाए और वहाँ हटा दिया गया था और पशुपतिनाथ पारस ने वो सब मिल करके सारे प्रोग्राम किए थे और बीजेपी तो उस समय भी कहीं ना कहीं नीतीश का साथ में ही थे। तो ये एक समय था कि यहाँ से हमें कैसे निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है। चिराग पासवान काफ़ी देर तक चीज़ों को समझे और चीज़ों को अनुमान लगाना शुरू करें और आज के इस मॉडर्न राजनीतिक माहौल को समझने की कोशिश किए और लगे कि यह फल अभी नहीं मिलने वाला है, अभी अगर कुछ भी करे तो बहुत घाटा होने वाला है और समय का इंतज़ार करने लगे और अपने खेत में काम करने लगे और कहीं ना कहीं अपने मिट्टी को उपजाऊ करने में लगे और धीरे धीरे अपने आप को प्रयोग करने लगे और उसी प्रयोग में अपने आप को बीजेपी के साथ ना होते हुए भी बीजेपी के समर्थन में बात करने लगे, नरेंद्र मोदी की बात करने लगे और उनके हनुमान कहे जाने लगे। धीरे 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 अचानक से ये हुआ और अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे, कोई नहीं जानता था। और धीरे धीरे जिस तरह से वो बातें करने लगे और हर जगह अपना नारा देने लगे और बार बार में एक बार नहीं कई बार, जितने बार भी वो भाषण देते थे बार बार करते मेरे प्रधानमंत्री। और धीरे धीरे लोग उन्होंने कहा कि ये तो चापलूसी कर रहे हैं, ये तो शायद लगता है हनुमान हो गए हैं या तो भक्त हो गए। तो धीरे धीरे लोगों ने उनका नारा दे दिया और यही धीरे धीरे नारा एक बहुत बड़ा नारा बन गया। अब मोदी भक्त चिराग नहीं रहे, वो हनुमान कहलाने लगे। और वही हनुमान, एक बार ऐसा भी कहावत है, हमें बचपन में पढ़ा जाता था, पढ़ने को मिलता था किताबों में कि रसरी आवत जाए तो सिल पर परत निशान। एक सिल है, उसमें आप जब पानी भरते हैं तो ऐसे रस्सी से खिंचावट होती है और सील में इन जैसे कुएं हैं कि सील होते हैं वो आसपास में घिसते 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 उस पर निशान पड़ जाते हैं, घाट बन जाते हैं। लेकिन रस्सी की इतनी औकात नहीं है कि उस सील को काट दे, लेकिन लगातार कोशिश प्रयास करते करते उस सील को भी काट देता है। और शायद यही लगातार प्रयास, यही बार बार कहना मेरे प्यारे प्रधानमंत्री और मोदी भक्त हनुमान, यह बार बार प्रयास करते करते कहीं ना कहीं यह लोगों में घर कर गए और लोग कहीं ना कहीं मोदी भक्त हनुमान मीन्स चिराग को ही जानते हैं। आज पूरी दुनिया मोदी भक्त मीन्स हनुमान मीन्स चिराग को ही जानने लगे हैं। यही होता है कठोर परिश्रम और लगातार कंसिस्टेंट प्रयास। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कितना परिश्रम करना चाहिए और किस तरह से कंसिस्टेंट होकर करना चाहिए। तो एक सिल पे भी निशान पड़ जाता है और यह निशान ऐसा पड़ गया है कि सब कुछ मिट जाए, चाहे पार्टियां मिट जाए या डूब जाए या कुछ भी हो जाए, जब जब मोदी भक्त का नाम आएगा, मोदी भक्त हनुमान, तब तब चिराग का ही नाम आएगा। इतनी पावर होती है और यह नाम काफ़ी धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। और जैसे जैसे इलेक्शंस का मुद्दा आ रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी और उस समय बीजेपी का नारा भी चल रहा था, 400 पार का नारा, और बहुत तेज़ी से पकड़ रहा था। उसमें भी चिराग ने मोदी का भरपूर साथ दिया और उसी तरह रिप्रेजेंट करने लगे। लेकिन मोदी या बीजेपी कहा जाए कि एक गलती कर दिए थे, सबको लगने लगा कि ये 400 पार वोट लाएंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर को लिखा हुआ संविधान में कुछ चेंज कर सकते हैं, आर्टिकल बदल सकते हैं और अपने अपने राइट्स के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं और फ्री होकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ, चाहे वो बिहार हो चाहे वो देश हो, हमारे देश में राजनीतिक माहौल में सबसे ज़्यादा जाति और धर्म का बहुत बड़ा रूप होता है। कहीं ना कहीं ये बातें लोगों को लगने लगी कि अगर ये जीत जाएंगे तो शायद मोनोपोली हो जाएगा, शायद चीज़ें बदल सकता है, और हमारा संविधान जो हमारा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान में भी छेड़छाड़ अगर हो जाए तो ऐसा ना होने देंगे। और इस चीज़ को भांपने भी लगे थे कहीं ना कहीं। अब पार्टी को तो समर्थन भी देना है और चीज़ों को भी देखना है, और समर्थन भी करते रहे। 400 का पारा नारा भी लगने लगा, हर जगह गूंजने लगा, विपक्ष में वो सारी चीज़ें बातें चल रही थी, लेकिन वो मुद्दा था संविधान का मुद्दा। कहीं ना कहीं आर्टिकल चेंज करना, ये सब दबदबा बनाना, कई सारे चीज़ों को हटाना, मुस्लिम हिंदू को अलग कर देना, हिंदू राष्ट्र बनाना, ऐसी कई सारी बातें हो रही थी, आरक्षण के नियमों को ख़त्म कर देना, ये सब चल रही थी। अब यहीं पर होता है कि पार्टी को कैसे रिप्रेजेंट करना, इसी को कहते हैं मॉडर्न एरा के वैज्ञानिक कहते हैं, यही कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। इस चीज़ों को पढ़ने लगे, समझने लगे। ऐसी अगर स्थिति होगी तो पता है बीजेपी की सरकार 400 पार नहीं कर पाएगी, शायद डाउन हो जाएगी। और उस डाउनफॉल में अगर आप पार्टी को साथ दे देते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं। और उसी समय जब ये पार्टियां सारी चीज़ चल रही थी, अनुसूचित जातियों का माहौल बिगड़ रहा था और आरक्षण के मुद्दों को लेकर के चल रहा था, ये सब सारी चीज़ चल रहा था, उस समय ये अपने आप को मोदी भक्त करते करते एक अच्छा लहर बना लिए थे और रिप्रेजेंट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा आजकल के भारतीयों में काफ़ी पसंद होता है। एक युवा चेहरा अगर स्मार्ट हो और अच्छे वक्ता हो तो हर कोई को पसंद आता है। यह पसंद भी लोगों में धीरे धीरे आने लगा और मोदी जी की नज़र भी पड़ी और यह चीज़ें काफ़ी चेंज होने लगा और मोदी जी ने उनको रिप्रेजेंट करके मौका दिया। और जो साथ रहने वाले थे पशुपतिनाथ, उनको एक भी टिकट नहीं दिया और सारा टिकट चिराग को मिल गया। और देखिए इत्तेफाक 5 के 5 सीट भी उन्होंने पूरा जीत लिया 100% स्ट्राइक रेट के साथ। ऐसा आज तक बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आरजेडी की पार्टी थी तो एक बार जब जीती थी तो वो भी 4 सीटें ही जीती थी। 5 सीट लाने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो काफ़ी तारीफ़ है। तो पूरी दुनिया की नज़र इन पे पड़ने लगी। भारत की तो नज़र थी, साथ साथ पूरे विशेषज्ञ की नज़र कि एक बच्चा ऐसे स्थितियों से कैसे उठ कर करके किस तरह से चमत्कारिक बातें कर पाता है। यह आसान काम नहीं है। जो आज तक बिहार में इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हो चुके हैं, लालू हो चुके हैं, रामविलास पासवान तो थे ही, नीतीश हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे जो एक कारनामा नहीं कर दिखाए, चिराग कर दिखाए। ऐसे परिस्थितियों में जब परिस्थितियाँ खराब थी, परिस्थितियाँ उलटफेर थी, अब उन्हें सब कुछ खत्म दिखाई दे रहा था और वहीं पर वो अपने बीज डाल दिए और फसल लहला दिए। इसी को कहते हैं मौसम वैज्ञानिक का पकड़, और इसी को समझ कहते हैं। और शायद वो समझे और सही समय पे बीज डाले और फसल भी दिख गई। अब इस तरह से उन्हें बेनिफिट मिलने लगा और मोदी जी की तरफ से वो सौगात मिला, वो जीत की खुशी मिली और कहीं ना कहीं उन्हें वो रिप्रेजेंट कर दिए, एक अच्छे मंत्रालय भी दिए और बहुत सारा नाम भी मिला। अब नाम, मंत्रालय हो, शोहरत हो, सब चीज़ें बढ़ने लगी, अब लाइमलाइट में आने लगे। अब आती है बिहार विधानसभा। अब वहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करना, अब आता है बिहार में। तो बिहार में किस तरह के लोग हैं, बिहार में हो या झारखंड में हो या जम्मू में, ज़्यादातर लोग या तो अनुसूचित जाति जनजाति से ग्रस्त हैं, या उसमें पिटे हुए हैं, या तो नौकरी के लिए या सरकार से रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं। और उसमें ऐसा मुद्दा आना, लिटरलिटी को लेकर करके, आरक्षण को लेकर करके, ये सब मुद्दा आना शुरू हो गया और उस पर उन्होंने बीजेपी के साथ गहरी चोट कर दी। और यही चोट लोगों के लिए लगा कि ये तो एंटी मोदी हो गया। यही चीज़ें होता है, राजनीतिक पकड़, चीज़ों को समझना, कब किसको डालना, और सहज तरीके से बातों को रख दिए और पता भी नहीं चलने दिए। और अपनी बातों को रखते रखते बिहार में काफ़ी वो फेमस हो गए। काफ़ी इन दिनों 1 महीने से इतना वायरल चल रहे हैं, इतने सारे लोग उनके ही न्यूज़ देख रहे हैं कि अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं। और पता नहीं, अभी बिहार के इलेक्शन में बहुत सारे चीज़ चेंज होने वाला है, बहुत सारी पार्टियाँ आ रही है, उसमें चिराग किस तरह से अपने आप की चिराग जलाने की कोशिश करने वाले हैं, यह सबकी नज़र है, पूरी दुनिया की नज़र है। क्या चिराग इस बार बिहार में खिल पाएगा, या लग रहा है कि नीतीश इन सारे चिराग को बुझा करके फिर से अपना ही चिराग जलाएंगे? ऐसा बहुत सारी चीज़ें अटकलें लग रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा में शायद नीतीश से बड़ा अभी दावेदारी कोई नहीं रख रहा है। आरजेडी तो थे ही, और उसमें एलजेपी का अगर कहा जाए चिराग पासवान की पार्टी कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है, और उसमें इनको बिहार में एक दबदबा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें पकड़ हो जाए
तो लोकसभा में पकड़ और विधानसभा में पकड़ होने के बाद अपने आप को फुल्ली रिप्रेजेंट कर पाएंगे और एक नए राजनेता के रूप में देख पाएंगे। और इसी उम्मीद में वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे आंकड़े को देख रहे हैं और सहजता तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए वो आज के मॉडर्न वैज्ञानिक वो भी राजनीतिज्ञ के कहे जाते हैं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको अपनी ये समझ कैसा लगा, हमारे साथ कमेंट करके शेयर करिए, बातें करिए, बताइए कि आपको उनका ये सोच, उनकी रवैया या उनको नए तरीके से बिहार को देखना, अपने पार्टियों को नए तरीके से ले जाना, क्या लगता है कि बिहार विधानसभा में वह कुछ नया कर पाएंगे या नई चमत्कारी घटनाएं कर पाएंगे, या आने वाले इलेक्शंस में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ऐसे आप कमेंट करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।